एसओजी राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 2018 में महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में की गई थी। इस भर्ती परीक्षा में ओएमआर जो शीट्स बनी थी, उन ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। उस भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतें और जानकारी मिलने पर एसओजी में अभियोग दर्ज किया गया है। उस अभियोग के अंतर्गत हमारे डीआईजी श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए, सारे प्रोसेस की एनालिसिस करते हुए मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। राघव कंपनी के 2 मुलजिम जो कि स्कैनिंग के काम के लिए यहाँ पे जयपुर आए हुए थे, उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। जिन एक का नाम विनोद और दूसरे मुलजिम का नाम शादान है। दोनों मुलजिमों की पूछताछ में हमारे पास में जो अनुसंधान टीम है वो और जो हमारे डीआईजी परेश देशमुख है, उन्होंने ये पता लगाया कि दोनों मुलजिमों ने जो पूछताछ में बताया कि इस परीक्षा में जब तक राजस्थान चयन बोर्ड है, आरएसएसबी है, उसके किसी अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तब तक यह आगे इस प्रकार का धोखाधड़ी का कार्य नहीं हो सकता था। उसके ऊपर और गहन तफ्तीश करी गई और मुलजिमों से एक हमको लिंक मिला कि एक कैंडिडेट जो है, जिसके नाम की स्लिप वहाँ के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इन स्कैनिंग टीम को दी गई थी। उस कड़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर विनोद गंगवाल को प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की जिम्मेदारी उस टाइम में ये थी कि ये दोनों ओएमआर जिस रूम में स्कैनिंग होते थे उस रूम में बैठते थे। इनका काम ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दे रखा है वो कंपनी सारे कार्य को सुचारू रूप से करे, पूर्णतया ईमानदारी के साथ करे, एकदम शुचिता के साथ में करे, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि इन्हीं लोगों के द्वारा जिस प्रकार से खुद के जान पहचान के और खुद के लोगों को अनुचित मार्क्स दिलाने में सहायता करी गई, उससे प्रेरित होकर और इस कंपनी के जो लोग बाग हैं उन्होंने आगे जाके मार्केट में इस जो अनुचित साधन या किसी प्रकार से अनुचित तरीके से अनफेयर मींस यूज करके लोगों को पास कराने का एक गैंग होता है, उनसे कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट कराया। उसमें भारी मात्रा में राशि अर्जित करी और राशि अर्जित करने के बाद में लोगों के मार्क्स चेंज करवा दिए। रिगार्डिंग मार्क्स चेंज करने के प्रोसेस के बारे में अनुसंधान से यह सामने आया है कि ओएमआर शीट पे यदि किसी व्यक्ति के कम मार्क्स आ रहे हैं और उस व्यक्ति ने पेमेंट किया है, तो इन लोगों ने फोटोशॉप में जाके ओएमआर शीट में जो सर्कल करना होता है उन सर्कलों में वहां पे ब्लैक कर दिया और उसको स्कैन में उससे नंबर बढ़ा दिए। इस प्रकार इन्होंने भारी संख्या में लोगों को नंबर्स बढ़वा के दिए हैं। जो हमने काफ़ी सारे नंबर्स की एनालिसिस करी है और जो हमारे पास में आई है कि जिसके -6 नंबर आने चाहिए थे एक्चुअल में, उसके 259 नंबर कर दिए। जिसके 2 नंबर आने चाहिए थे उसके 206 कर दिए। इस प्रकार से करीब 38-39 लोगों के नंबरों में काफी हद तक बदलाव आया है। इस प्रकरण में कुल 5 गिरफ्तारियां हमने करी है, जो 2 तो ओएमआर स्कैनिंग कंपनी राघव इंडस्ट्रीज के हैं वो हैं,
एक जो कैंडिडेट जिसके बेसिस के ऊपर हमको पता पड़ा था कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे, उनका इन्वॉल्वमेंट, और वो कैंडिडेट को हमने अरेस्ट किया है। और प्लस संजय माथुर, जो ये असिस्टेंट प्रोग्रामर कम एनालिस्ट जो हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के, और प्रोग्रामर दूसरे मिस्टर गंगवार जो हैं। इसमें संजय माथुर की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंप्लीट टेक्निकल तरीके से इस कार्य को करवाएं, परीक्षा का रिजल्ट यहाँ तक कि तैयार करवाना, सारा टेक्निकल वर्क आज तक भी संजय माथुर ही करते आए हैं। एक और चीज इसमें उल्लेखनीय ये पाई गई कि इस प्रकार की जब गड़बड़ियों की शिकायत थी, उसके ऊपर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने जो जांच करी थी, उस जांच कमेटी में भी ये दोनों व्यक्ति सदस्य थे। सर, अब तक की जांच में कितने स्टूडेंट पाए गए हैं, ऐसे कितने अभ्यर्थी? अभी तक टोटल 38 अभ्यर्थी हमने पाए हैं। 38 के अभी तक क्लियर कट हम लोगों ने जानकारी ली है। और लेन देन का क्या सामने आया सर? लेन देन के हमारे पास में 3 तरह के एविडेंसेस हैं। एक तो राघव इंडस्ट्रीज जो ये काम कर रही है, इसका स्कैनिंग का काम कर रही है, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसे लेके उनसे उनके रोल नंबर ले लिए गए और उनकी ओएमआर शीट में चेंज कर दिया। दूसरा ये हमारे पास में है कि विनोद और शारदान, इन्होंने अपने लेवल पे भी डायरेक्ट कैंडिडेट से कांटेक्ट करके उन कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए। तीसरा, जो यहाँ के राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो 2 कर्मियों को हमने गिरफ्तार किया है, इन दोनों कर्मियों की इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है कि इन्होंने भी, एक तो जो कैंडिडेट हमने अरेस्ट करी है और उसका डायरेक्ट लिंक आया है वो, और प्लस दूसरा गंगवार जिसको अरेस्ट किया है, उस गंगवार के अरेस्ट से भी हमारे पास में ये क्लियर जानकारी है। अब तक कितने रुपए ये कैसे कमा चुके हैं, और लगभग एक मोटा अंदाजा माने एक प्रत्येक अभ्यर्थी से जिसके नंबर बढ़ा रहे हैं, तो कितने रुपए ये ले रहे थे? ये है क्लियर कट कि किस अभ्यर्थी से कितना लिया है, यह अभ्यर्थियों की जो गिरफ्तारी होगी अब सेकंड फेज में, उसकी उनकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद में यह कार्रवाई करेगी। 38 में से जो बेनिफिशियरी है, उस बेनिफिशियरी में एक ही बेनिफिशियरी को गिरफ्तार किया। अगस्त 2019 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी लखनऊ की गोमती नगर थाने में। उस समय सादान खान और विनोद कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया गया था। 61,50,000 रुपए उनसे गिरफ्तार पकड़े गए थे और 18 अभ्यर्थियों के जो है दस्तावेज थे। तो उस पूरे मामले में वहां से किस तरह से आपको मदद मिली? दूसरा, आपने जनवरी माह में जो एफआईआर दर्ज की एसओजी में, उसमें 18 लोगों का जिक्र था। एक अनिल चौधरी जो पुलिस कांस्टेबल था, अनिल चौधरी, उसकी भूमिका, क्योंकि जो 18 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, और विनोद कुमार, और वहां पर क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि वहां पे जो कार्रवाई हुई थी लखनऊ के गोमती नगर में, उसका स्टेटस क्या है? ये लोग राजस्थान में जब भर्ती की कार्रवाई हुई और यह स्कैनिंग का प्रोसेस हुआ, उसमें इनके पास में पैसा कलेक्ट हुआ। इस पैसे को लेके ये जब अपने, ये फर्म रजिस्टर्ड दिल्ली में है, लेकिन इसका सारा वर्किंग पूरा का पूरा यूपी में है। ये जब वापस यूपी में जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, वहां पे इनको एसटीएफ यूपी द्वारा इनको पकड़ा गया। तो इनके कब्जे से करीब 60 लाख रुपए और कुछ नाम मिले जो कि इस भर्ती के अंदर शामिल थे। लेकिन वो उन लोगों ने वहां पे जो गोमती नगर थाने में जो मुकदमा दर्ज है, उस मुकदमे में उस पैसे को जब्त कर लिया और उस जो चिट वगैरह थी उसको जब्त करके, और उनकी कार्रवाई उस स्तर पे वहीं पे ही उन्होंने कार्रवाई जारी है और अनुसंधान अभी भी प्रकरण में वो कर रहे हैं। हमारे पास में यह इंटीमेशन आई उसके बाद में कि जैसे यह पूरा का पूरा 2018-19 में आउट हुआ, तो उससे पूरे राजस्थान में यह खबर फैली कि हाँ भाई, इस प्रकार इस भर्ती में कुछ गड़बड़ हुई है। तो एक स्कैंड कॉपी, जो कि ओएमआर शीट की स्कैंड कॉपी एक रिजर्व के तौर में पड़ी रहती है। अधिकांश हर एक एग्जाम में मल्टीपल कॉपीज में होती है। जैसे
आप किसी भी ओएमआर शीट को भरते हैं तो पहली वाली ओरिजिनल होती है, नीचे कार्बन कॉपीज वगैरह होती है, मल्टीपल कॉपीज होती है। तो एक जो टॉप वाली कॉपीज को स्कैन किया जाता है, उसकी स्कैन्ड इमेज को एक रिजर्व के तौर पे रखा जाता है कि वक्त जरूरत वो काम में आए। फिर उस स्कैन्ड कॉपी को वापस रन किया गया, तो रन करने के ऊपर करीब 42 कैंडिडेट्स के नंबर्स में डिफरेंस आए हैं। उन 42 में से 38 कैंडिडेट्स के मार्क्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बाकी जो एक आध है वो हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर त्रुटि, उसमें भी हम चेक कर रहे हैं। ये जो टेक्निकल हेड है और जो प्रोग्रामर है, ये वहाँ पे कब से पोस्टेड हैं और अब क्या अभी पिछले कब तक ये पोस्टिंग लोगों की वहाँ पे? ये काफी लंबे टाइम से वहीं पे, शुरुआत से जब से ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया था तब से वो लोग वहीं पे, और अभी भी वहीं से अभी भी वहीं पे सेवा। सर, मुलजिमों और अभ्यर्थियों के बीच की कड़ी का पता चला कि कैसे संपर्क में थे ये? मुलजिम और अभ्यर्थियों के बीच की कड़ी दो प्रकार से है। पहली कड़ी है कि ये 18 अभ्यर्थी, इनका लिंक यूपी से, यूपी के जो माफिया है जो एग्जाम में चीटिंग कराते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर रहे हैं, उनके थ्रू हम एनालिसिस करने में। दूसरी कड़ी है कि डायरेक्ट, कि जब ये लगा कि हाँ भाई कि पूरे का पूरा सिस्टम के ऊपर बदमाशी हो रही है, तो व्यक्ति ने कि मैं भी अपने लेवल पे जिन लोगों को जानता हूं उन लोगों से यह बदमाशी करा लूं, वो दूसरी कड़ी वो है। और तीसरी कड़ी जो यहाँ के ये जो दो कर्मी हैं, प्रवीण गंगवाल और दूसरा संजय माथुर, इन दोनों ने अपने लेवल पे अपने जान पहचान वाले या उनके पास में और भी कोई जिसके नंबर बढ़ाने थे किस पे वो लोग कनेक्टेड है। पूनम को आपने अभी पकड़ा है, उसका क्या रोल था? पूनम का रोल था कि उसके एक्चुअल में मार्क्स आने थे 63 मार्क्स आने थे, लेकिन उसके मार्क्स इसके 182 हो गए, 63 के 182 हो गए। ये हमने चेंज किया। फिर हमारी डीआईजी पारिस देशमुख और यशवंत की टीम ने यह आइडेंटिफाई किया कि ये पूनम का लिंक आखिर किससे है इस एग्जाम में। न तो विनोद और शारदान से कोई लिंक आ रहा है इसका, और न ही किसी प्रकार के किसी क्रिमिनल। तब यह एस्टेब्लिश हुआ कि पूनम का लिंक है संजय माथुर के साथ में, पूनम संजय माथुर की रिलेटिव है। तब जाके एसओजी की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि इसमें राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का कोई ना कोई सदस्य इसमें शामिल है, और ये हमने आइडेंटिफाई किया। फिर उनके इंटरोगेशन से और सस्टेन्ड लेवल ऑफ इंटरोगेशन और जो कार्रवाई करी, उसके बेसिस के ऊपर दूसरा नाम प्रवीण गंगवाल का सामने आया। सर आपने बताया कि कमेटी बनाई, कोई और एग्जाम भी कराया राजस्थान के अंदर जो ओएमआर को लेके, या पहली बार सिंगल एग्जाम का खास करके? इस फर्म ने ये 3 एग्जाम्स के अलावा भी और भी कुछ एग्जाम्स में इन्होंने स्कैनिंग करी है। सर आप बता रहे वो एग्जाम जो है वो भी अंडर स्कैनर है? डेफिनेटली उनके सारी इंफॉर्मेशन लेके विल इंक्वायर अबाउट देम सर आल्सो। आपने बताया शिकायत आ रही थी, कमेटी बनाई गई जिसके अंदर ये दोनों शामिल थे। तो सर जो कमेटी के और मेंबर थे उन्होंने उनको अपने साथ में शामिल किया, उनकी भूमिका वगैरह कोई अभी तक सामने? अभी इस संबंध में कोई किसी की अन्य की भूमिका या उन्होंने किसी चीज को हाइड किया या किसी चीज को सप्रेस किया, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में किसी प्रकार के कोई हमारे पास में तथ्य नहीं है। सर, क्या ये 38 लोग जो हैं जो सस्पेक्ट हैं या ये जॉब में हैं अभी? निश्चित तौर से सारे दूसरा ये प्रवीण है, इनमें से किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो और संजय और प्रवीण लंबे समय से शुरुआत से यही थे। तो जैसा कि इस एजेंसी पर संदेह है, तो क्या ये तो हर एग्जाम में इनकी अहम भूमिका रही है, तो क्या जो भी एग्जाम अब तक हुए हैं वो भी एक बार जिसमें एग्जाम में इनकी अहम भूमिका या स्कैनिंग में या किसी भी प्रोसेस में रही है, उसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग भी सिस्टम को चेक करेंगे। एट द सेम टाइम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी जब ये कार्रवाई हुई है तो उसके बेसिस के ऊपर अपना इंटरनल सिस्टम को चेक करेगी। जैसे इस 38 में ये पूनम सिलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि इसके मार्क्स से 182 जैसे रैंडमली करते हैं, कट ऑफ उसकी चली गई 183.5 पे। तो इसमें से नंबर तो बढ़ा दिए कि भाई आपने उस टाइम पे, आप जब नंबर बढ़ाते हो तब आपको मालूम नहीं है कि किसके नंबर कितने बढ़ रहे हैं, कहां पे जाए, कट ऑफ कहां पे जाएगी, इस टाइप की। सर एक चीज और,
सर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जिन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या पॉसिबल है, क्या संभव है कि इसके आगे भी और कोई अधिकारी शामिल हो इसमें? वो तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और तफ्तीश के बेसिस के ऊपर ही हम लोग आगे क्या कार्रवाई आती है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। सर 2019 में एफआईआर होती है गोमती नगर में, 18 लोगों के जो भी एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे मिलते हैं। अगर वो लोग, क्योंकि जब वहाँ पर कार्रवाई हुई तो क्या इस कार्रवाई की जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को नहीं थी? इसकी थी, इस कार्रवाई की जानकारी। इस कार्रवाई की जानकारी थी, तो अगर वो जो 18 अभ्यर्थियों के उस समय एडमिट कार्ड थे जिनका सिलेक्शन हो गया था, उन लोगों को क्या उस समय बाहर कर दिया गया था या वो अभी भी सिस्टम में? वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग चेक कर रहे हैं अभी, और भी तथ्य आएंगे इसमें कि कहाँ पे किसका क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं कौन लोग, इसमें से कितने लोग डिबार हुए हैं, कितने लोग सिलेक्ट हो गए हैं, कितने लोग फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। पहला प्रोसेस मेरा ये कहने का है कि पहला जो चीज है ना कि ओएमआर शीट, जिसको अपन एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और सबसे एक तरह से संदेह से परे माना जाता है कि उस डॉक्यूमेंट को ही वो एजेंसी जिसको, वो लोग जिनको इसकी सैंक्टिटी को बना के रखना था और वो एजेंसी जिसको इसकी जांच करना था, उन्होंने ही उसके अंदर उसमें हेराफेरी कर दी। आप लोगों को भी हम लोग लिस्ट दे देंगे कि किस प्रकार से मार्क्स की चेंजेस करें, कि कितने कम मार्क्स होने के बावजूद भी हर एक के मार्क्स कितने ज्यादा बढ़ा दिए हैं, भारी संख्या में मार्क्स बढ़ाए हैं। मतलब कि जैसे किसी के 9 मार्क्स आए हैं उसके 259 कर दिए। तो रैंडमली उन लोगों से हम लोगों ने इंटरोगेशन में पूछा कि किस प्रकार से आपने किया, तो उनके पास में आंसर की रहती थी। उनको लगता था कि इतने करने पर इसका क्लियर हो जाएगा, तो रैंडमली कि किसी ने 9 वाले ने तो हार्डली 4-5 भरे होंगे, तो लेकिन उसके और जितने भी जगह जहां जहां उनको जगह मिलती रही और टाइम के हिसाब से फटाफट उन्होंने फिल किया। ये पैसा दिया तो उन्होंने फिर ओएमआर में जानबूझ के जगह छोड़ दी थी क्वेश्चंस को मार के। उनको आता ही नहीं था। सर, पेपर लीक, सर ये जो आरएसएस ने इस फर्म को सेलेक्ट किया, ये क्या मतलब ओपन टेंडर था, ये किस बेसिस पर? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, विल डेफिनेटली। होंगे जो अभी निकल के आए हैं जिसमें इस फर्म का रोल रहा है राजस्थान? अभी तो ये 3 एग्जाम्स जो हमने बताए हैं कि महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक एंड कृषि पर्यवेक्षक, ये 3 एग्जाम्स है। इन 3 एग्जाम्स के ऊपर हमारा रहा। सर, पेपर लीक पर इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या कि अगर पहले से उत्तर प्रदेश में ये फर्म अंडर स्कैनर थी तो यहाँ पे इनको ये एग्जाम्स में ओएमआर शीट्स का जो मैटर है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे, किसने दिया, क्यों दिया, ये सब का इन्वेस्टिगेशन? ये फर्म तो बहुत ज्यादा अंडर स्कैनर है। एक कोई एग्जाम यूपी में हुआ था, उसमें बहुत ही व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई ने की चर्चा थी, और उस एग्जाम में इस फर्म के मालिक जो हैं उनकी वाइफ वो भी सिलेक्ट हो गई थी। ये कब की बात है सर? ये यूपी, राजस्थान की नहीं है, ये उत्तर, ये 2018-19 के करीब की बात। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उसके उस टाइम में यहाँ पे। सर, एसओजी पेपर लीक प्रकरण और फर्जी डिग्री प्रकरण में काफी बहुत सराहनीय कार्य किया है एसओजी ने, परंतु सर एक सवाल पैदा यहाँ होता है कि प्रकरण संख्या 56/24 के अंतर्गत सभी मुजरिम जेल जा चुके हैं। जो मुख्य व्यक्ति है लेकिन वो अभी तक फरार है। इसमें अमृत ट्रेडिंग कंपनी के नाम से जिसका ओनर है शेखर बंसल, वो अभी तक फरार है सर। वो किस वजह से? कौन सा है? 56/24? प्रकरण संख्या 56/24। नहीं, ऐसे प्रकरण के नंबर से नहीं, आप डिटेल्स कुछ बताएंगे तब मैं बता सकता हूँ। साबरमती यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, साबरमती यूनिवर्सिटी का पूरा प्रकरण है सर, और एसओजी के जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो अपराधी है। यदि कोई अपराधी है तो हमारी प्रोसेस चल रहा है, वो अपराधी ही रहेगा, किसी भी सूरत में बच नहीं सकता। दूसरा, हम लोगों ने जो अभी प्रेजेंट में मुहिम चलाई है कि हम जिस तरीके से मास लेवल पे जो लोग बाग यूनिवर्सिटीज वगैरह में बदमाशी कर रहे हैं, तो हम उनके मीडिएटर या जो लो लेवल के फंक्शनरीज हैं जिनका रोल मात्र एक हाथ से दूसरे हाथ और फाइनली यूनिवर्सिटी तक पहुंच के फर्जी डिग्री आने का रहता था, उन पे नहीं करके कि यूनिवर्सिटी के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं हम उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं। उसी के प्रोसेस में हम लोगों ने अभी भारत सेवक समाज के जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर है और जो उन्होंने पूरे साउथ में एक बहुत ही यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमास का जाल बना रखा है, उनको किया है। उनके जो चेयरमैन है उनके खिलाफ में हमने गिरफ्तारी वारंट ले रखा है। प्लस हम लोग अन्य और यूनिवर्सिटीज हैं उन पे भी रेगुलरली, मेन जो हमारे पास में
इशू है कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, काम है, लेकिन हर एक काम को डेवलप होने में टाइम लगता है कि कब उसमें है। मनी ट्रेल फॉलो कर रहे हैं, अकाउंट में फ्रीज किए हैं, क्या अगर किए हैं तो किस प्रकार की मनी की लेन देन है? अभी ये मनी उस टाइम में ये 2018-19 का सारा मनी ट्रेल है, तो अभी आज की तारीख में मनी ट्रेल के बारे में हमारी एक्शन जारी है कि कोई किसी प्रकार का हुआ है, लेकिन वी आर येट टू फाइंड आउट एनी कंक्लूसिव प्रूफ अबाउट दैट। सर, कई मामलों में लगातार जो है जमानतें मिल रही हैं, डिले जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो डिलेड भी है कईयों में, तो उनको लगातार जमानत मिल रही है कि इनको 3 साल की सजा होती, 2 साल हो चुके हैं, इस तरह की जो बातें जो चल रही हैं, तो इन पे आपका क्या कहना है? देखिए, एसओजी लगातार जितने भी क्रिमिनल्स हैं एसओजी के पेपर लीक में विशेष तौर से उन सभी को कि अपने राज्य को पेपर लीक, किसी राज्य में किसी भी एग्जाम को लीक न हो सके ऐसा सिस्टम बनाना है, और ये जो किंगपिन्स हैं ये अंदर रहने चाहिए। उसी में हमारी कार्रवाई जारी है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इन लोगों की जमानत नहीं होने पाए, ये क्रिमिनल जितने भी हैं उनकी जमानत नहीं हो पाए। किसी की जमानत एक जो होना कि यदि व्यक्ति की प्रोविजन, यदि क्राइम में 3 साल की सजा है और वो 2.5 साल तक निकाल चुका है, और वो क्राइम में जो प्रोविजन है उसका वो वजह से हम सब सिस्टम हम सब लोग एक सिस्टम और बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको इंश्योर करूं कि हम सब लोग, हमारी पूरी टीम जो एसओजी की है, जो हम लोग पूरे टाइम लगे हुए हैं, हमारा यही एंडिएवर है कि किसी भी तरह से ये जितने भी टॉप लेवल के क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल्स के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने क्या क्या बदमाशियां करी है उसके बारे में आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, और उन सब के कारण अपने प्रदेश को एक एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एग्जाम्स में जो कोई भी मिसचीफ होती है, किसी भी प्रकार की अनफेयर प्रैक्टिसेस है, उससे दूर रखें। हमारे जो डीजी स्पेशल ऑपरेशंस है श्री आनंद श्रीवास्तव, उनका भी इस संबंध में क्लियर डायरेक्शन यही है कि किसी भी प्रकार से जो टॉप लेवल के क्रिमिनल्स हैं उनका पीछा नहीं छूटना चाहिए, उनके पीछे लगातार एसओजी कंटिन्यूअसली कार्य करती रहनी चाहिए, जिससे कि वो क्रिमिनल्स पूरे राजस्थान का जिन्होंने एक तरह से सारे पेपर्स में बदमाशी करना शुरू कर दी थी, वो काबू में पूर्णतः आए। सर, ये शिकोवाद पर राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई की, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच बैठाई, उसकी मान्यता है वो समाप्त कर दी कैबिनेट की बैठक में। राजस्थान में ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चूरू जो पीटीआई भर्ती 2018 में फर्जीवाड़ा किया, 2022 में फर्जीवाड़ा किया, और कितने लोगों की सरकारी नौकरी लगा दी, और शायद उसकी बिल्डिंग भी अवैध है, और जिस तरह से वो यूनिवर्सिटी चल रही है उस पर इस तरह की कार्रवाई के लिए मतलब आपने क्या लिखा है क्या सरकार को कि इस तरह की कार्रवाई हो? मैं देखिए इसमें आपको बताता हूं कि जो कार्रवाई होती है यूनिवर्सिटी के खिलाफ में, हर एक यूनिवर्सिटी का एक एक्ट होता है, उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है। राजस्थान के एक्ट में प्रोविजन था कि पहले उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाता, एडमिनिस्ट्रेटर बना के एसओजी ने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, एडमिनिस्ट्रेटर ने यूनिवर्सिटी के कार्यप्रणाली की जांच करी, और कार्यप्रणाली की जांच करने के बाद उन्होंने पाया कि इसके कार्यप्रणाली फेयर नहीं है और इस पे रोक लगनी चाहिए। राज्य सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट से जाके अपने लिए कुछ रिलीफ ले रखी है। हम लोग और हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है। हमारा यही रहेगा कि किसी भी सूरत में वो यूनिवर्सिटी या ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी जो सिर्फ फेक डिग्री देने का काम करती है, जिस यूनिवर्सिटी में मात्र चपरासी से लेके वाइस चांसलर तक 29 कर्मचारी हों और वो 75,000 डिग्री दे दे, तो यह एक निश्चित तौर से अपन सब लोगों के लिए विचारणीय बिंदु है और अपन सब लोगों को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे जितने भी कॉलेजेस हैं
जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन आएगी उसमें कार्रवाई सर आखिरी सवाल, अभी हाल में सर 2 मुकदमे दर्ज किए गए 38 कांस्टेबल भर्ती प्रतीक्षा को लेकर, सर किस तरीके से कार्रवाई की गई और क्या कुछ साक्ष्य एसओजी को मिले थे जिसके बाद 2 मुकदमे अलग अलग दर्ज किए गए? राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जितनी भी भर्तियां हुई है उन सभी को चेक करने के निर्देश सभी डिपार्टमेंट्स को दिए थे। तो उसी क्रम में पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी जालौर ने अपने वहां की भर्तियों को देखा। उन भर्तियों में जो सिलेक्ट हुए लोग बाग उनको चेक किया और उनका प्रारंभिक उन्होंने विश्लेषण किया। उस विश्लेषण के बाद में उन्होंने उन कर्मियों की भर्ती को संदिग्ध पाया गया है। उस रिपोर्ट के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज किया है। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में जो लोग गलत पाए जाएंगे, गड़बड़ पाए जाएंगे या किसी प्रकार का उनका अनफेयर मींस यूज करने का उनका कोई आएगा, उनके खिलाफ में कार्रवाई करी जाएगी। यह पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी में से भी हमारे पास में जेईएन्स के बारे में रिपोर्ट आई है कि ये जेईएन्स की जो उनके पास में संदिग्ध लगता है, हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं। हमने एफआईआर भी अभी रिसेंटली दर्ज करी है। उस एफआईआर के ऊपर भी हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं कि यदि कोई जेईएन गलत डिग्री के साथ में या ऐसी जगह से डिग्री लेके आ रखा है कि जहां पे इंजीनियरिंग का कोई कोर्स ही नहीं कराया जाता, तो वो कैसे जेईएन बना हुआ है आपका? मेरे समझ में नहीं। सर जिस प्रकार आपने बताया कि ये जो विश्वविद्यालय उन्होंने कोर्ट से कोई राहत ले रखी है, परंतु जो इनके जो दलाल हैं, परंतु जो अभी ऐशोकाबाद जो यूनिवर्सिटी है उसका एक दलाल है परमानेंट, वो अभी तक उस गिरफ्त से बाहर है। घोषित कर दिया सर, जिस तरह से जीएस यूनिवर्सिटी में हो चुका है, गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन नहीं, तो हाईकोर्ट से स्टे भी तो है ना? हाईकोर्ट से पहले स्टे आया था, उसके बाद फिर इन्होंने ये परिसीमा को घोषित कर दिया। उनको प्रकाश उनको भेजा था। ओके, मेरा निवेदन ये है सर कि जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने जो हाईकोर्ट से जो राहत ले रखी है कानून के आधार पर, परंतु जो उनके जो बीच के दलाल हैं जो वहाँ पर एज ए डायरेक्टर की पोस्ट में, मैनेजमेंट की पोस्ट में थे, जो जिनका संलिप्त 2-3 विश्वविद्यालय में संलिप्त है, महाराजा ग्लोबल विनायक यूनिवर्सिटी और आपकी जो जेएस इकोकाबाद यूनिवर्सिटी, इन दोनों में संलिप्तता पूरी मानी गई है एसओजी के आधार पे, परंतु फिर भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, यदि कोई व्यक्ति एसओजी ने संलिप्त बना है तो गिरफ्तार तो होगा। एक प्रोसेस है कि आज इस केस में यदि एसओजी लगी हुई है तो दूसरा वाला केस थोड़ा सा उसमें, क्योंकि हर एक केस को डेवलप होने में, हर एक केस के क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन करने में टाइम लगता है। लेकिन आज नहीं तो कल, क्योंकि हमारे पास में कुल मिला के इंस्पेक्टर से लेके डीजी तक हम लोग 45-50 जने हैं, लेकिन नंबर ऑफ केसेस हमारे पास में इतने ज्यादा हैं और इतने ज्यादा मुलजिम है, तो उसकी वजह से हर एक चीज में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा। और अभी मैं जस्ट अपडेट हुआ हूं कि इसका ओपीजेएस का, उसका राज्य सरकार ने अभी रिसेंटली उसकी हाईकोर्ट की रोक के बाद में और उसके बाद में उसकी कैंसिल भी कर दी मान्यता उसकी। एफएमजी डॉक्टर्स को लेकर, एफएमजी डॉक्टर्स का जो मामला था, 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया था, तो कितने डॉक्टर्स हो सकते हैं, क्या कुछ जांच चल रही है? उसमें हमारी जांच, उसमें जांच, एक आदमी जो है उसी ने उनको दिलवाई थी, मतलब 3 में से एक ऊपर के लेवल का था, उसी में हमारी जांच जारी है। हम लोग, सबसे बड़ी चीज आती है इसमें डेटा कलेक्शन की, कि आपने एफएमजी एग्जाम कर लिया, अब उसका डेटा चाहिए कि आपने एफएमजी एग्जाम किस जगह से किए, कहां से दिया, क्या रोल नंबर दिया, कहां से आपका रजिस्ट्रेशन कराया। कोई एक सेंट्रल सिस्टम नहीं है कि जहां से स्ट्रेट आपको डेटा मिल जाए। कुछ डेटा किसी के पास में सॉफ्ट कॉपी में है, कभी हार्ड कॉपी में होता था। तो सबसे बड़ा हमारा काम अभी चल रहा है कि इस प्रकार का डेटा कलेक्शन का, हमने काफी सारा डेटा कलेक्ट किया है, लेकिन उस डेटा को जो सस्पेक्ट डेटा है उन दोनों से मिलान कराना है। कितना बड़ा डेटा है, कितना डेटा काफी साइजेबल है। कितना, मतलब
मतलब कि ऐसे मतलब कि जो जितने भी लोगों ने किया है, नेचुरल है, हम एफएमजी का दिल्ली से डॉक्यूमेंट लेंगे तो वो तो पूरा, चाहे जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उनके पास में तो ईयर वाइज होता है कि इस साल में एफएमजी का इतने लोगों ने एग्जाम दिया, इसने, तो वो पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब हमारे सस्पेक्ट डाटा के साथ में हम इसको मैच कराना है, तो दोनों चीजों को मैच कराने के लिए हमारे पास में कुछ की इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है, जिसके बेसिस के ऊपर ही दोनों चीजों को मैच कराया जा सकता है। वो की इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास में मिसिंग है, जो जैसे ही आ जाएगी उन दोनों की मैचिंग होगी, और मैचिंग होने के बाद में हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट। उससे हम रेगुलर टच में है, वहां से जितना डाटा कलेक्ट कर सकते थे वो डाटा हमने कलेक्ट। सर, एक हाई कोर्ट की आज की जो टिप्पणी को लेके क्या किस तरह का गोपनीयता कम हुई है, क्या है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑनरेबल कोर्ट का ये था कि जो पूर्व में कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी तो वो पूछ रहे थे कि कैसा क्या है, लेकिन उसके बारे में वो जानकारी कि भाई कैसे ये बाहर आई, क्या इशू है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसे कौन सी रिपोर्ट है, था क्या बाहर आई, और फिर जो भी है माननीय कोर्ट की जो निर्देश होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करी जाएगी। प्लीज रिफ्रेशमेंट्स लेके जाइए, रिफ्रेशमेंट्स लेके जाइए, यहीं पे बैठा के ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आपको ग्रुप में भेज रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्रुप पे आ रहा है। ये आप देखो ना, मार्क्स क्या तो नाम इसके सबके हाइड कर दिए हम लोगों ने, ये ग्रुप पे आ रहा है, पूरा ग्रुप पे, हाँ ये ग्रुप पे आएगा।